जो असंख्यकता स्टार्ट किया था उसी का कुछ और पॉइंट बचा रह गया था, तो उसी को हम आज के लेक्चर में जाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट तक सीख लिया था। 5 पॉइंट में हमने क्या क्या सीखा था कि असंख्यकता एक सरल अनुपात में हम प्राप्त करते हैं और ना तो भिन्नात्मक होता है, ना तो ऋणात्मक होता है, ना तो शून्यात्मक होता है। चीजें हमने जाना वो केवल एक धनात्मक रूप संख्या में रहता है एवं सरल अनुपात में रहता है। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखा कि एक पद किसी एक पद के लिए अपव्यय कोड या फिर असंख्यकता का मान भी समान हो सकता है, और यदि प्रायोगिक अवधि दे रखी हो तभी वो असंख्यकता और क्या बोलते हैं अपव्यय कोड दोनों का मान समान होगा। अदरवाइज अपव्यय कोड चेंज भी हो सकती है जब प्रायोगिक क्रिया नहीं दी रहेगी। ओके, तो ये सब हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम इसे क्या आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। तो 6 पॉइंट में है कि यदि किसी अपव्यय की क्रिया विधि दे रखी है तो कुल असंख्यकता व्यक्त नहीं करते। यदि किसी अपक्रिया की क्रिया विधि दे रखा है, अब जैसे हो गई जनक रिएक्शन अर्थात इसकी मेन रिएक्शन ना, मेन रिएक्शन हो गया ना। अब यहाँ पर इसकी क्रिया विधि दे रखा है कि किस किस स्टेप में कैसा है इसका क्रिया विधि, इसकी कैसे रिएक्शन चल रही है। तो क्या बोल रहा है कि किसी अपनी क्रिया विधि दे रखी है तो कुल असंख्यकता व्यक्त हम नहीं कर सकते। अब इस तरह से दे दिया जाएगा तो हम कुल असंख्यकता व्यक्त नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला, अलग अलग पद की अलग असंख्यकता अलग अलग लिखते हैं। तो हम यहाँ पर असंख्यकता आपको दिखाते हैं, असंख्यकता। अब यहाँ पर देखो क्या बोला कि अलग अलग पद की अलग अलग असंख्यकता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर इसकी असंख्यकता क्या आ जाएगी 2, इसकी असंख्यकता क्या आ जाएगी 2, इसकी 2। लेकिन यहाँ पर देखना इसकी टोटल मत करने लगा, ये असंख्यकता इसकी टोटल नहीं निकलेगी। किसमें, जब उसकी क्रिया विधि दे रखी है, अर्थात छदन क्रिया कारक में भी आप उसकी टोटल असंख्यकता नहीं निकाल सकते कि सभी को इसको ऐड करने लगो। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी ये बोलता है कि इसकी जो स्लो स्टेप वाली रिएक्शन है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यही जो स्लो स्टेप होती है वो उसके दर निर्धारण पद होती है, उसी के अनुसार मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो वही वाला पद अर्थात स्लो वाला स्टेप में उसकी जो है ना कुल असंख्यकता दर्शाती है। अच्छा, अर्थात इसकी असंख्यकता कितनी होगी 2 होगी। ओके, इसकी कुल असंख्यकता ठीक है। इसी बात आई ना समझ में, इसको देख लेना। देखो ये समय आपको नोटबुक तैयार करने के लिए लिख दे रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ भी जाएं, आपका समय भी बच जाए। नोटबुक बहुत जरूरी है, आप उसको बिल्कुल बनाएं, तो थोड़ा सा भी लापरवाही न बरतें। तो देखो यहाँ पर 7 नंबर में क्या बोला है कि प्रायोगिक रूप से कोट व असंख्यकता का मान 3 से अधिक होना बहुत ही दुर्लभ है। क्या बोला है, प्रायोगिक रूप से किसी अपव्यय कोट व असंख्यकता 3 तक ही हमें प्राप्त होती है, अर्थात 3 से ज्यादा यदि प्राप्त होती है तो बहुत दुर्लभ ही प्राप्त होती है। अब वो किस कंडीशन में प्राप्त होती है भी बताया है कि क्योंकि पहले तो जान लो क्यों 3 ही असंख्यकता या फिर 3 ही कोट ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बोला कि क्योंकि 3 अणुओं के मध्य ही प्रभावी टक्कर हो सकती है, क्योंकि 3 अणुओं के मध्य मतलब जो क्रिया कारक के अणु भाग ले रहे हैं उनमें कितने 3 अणुओं की होती है 3 दिशी विमीन, ये तो उनके जो अणु हैं 3 दिशा में पहले होते हैं, तो 3 अणु ही उसके जो होते हैं ना प्रभावी टक्कर हो सकती है, जिससे कि वे इतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि वे एक ऊर्जा अवरुद्ध प्राप्त कर लेते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। यहाँ पर एक जैसे यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई ना, अब ये इसके आधार है, यहाँ पर कोई रिएक्शन दी गई है तो अब इसमें जब प्रभावी टक्करें होंगी तो इसके फलस्वरूप एनर्जी प्राप्त होगी, तो वो एक ऊर्जा अवरुद्ध होता है, तो ये बढ़ती इसको पार कर जाती है। तो यही बोल रहा है कि ये ऊर्जा अवरुद्ध को पार कर जाती है जो 3 प्रभावी टक्कर
के मध्य होती है। ओके, जब ये ऊर्जा और को पार कर जाएगी तो ये उत्पाद को बना देती है, अर्थात उत्पाद का निर्माण होने लगता है। ये अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे संघट्ट के आदि में, जहाँ पर ऊर्जा की बात आएगी। यहाँ पर बस ऐसे समझ लो। तो उसमें क्या बोला कि किसी अक्रिया की असंख्यकता 3 या अक्रिया की कोट 3 से अधिक नहीं हो सकती। उसके पश्चात क्या बोलता है कि सैद्धांतिक रूप से किसी अक्रिया की असंख्यकता 3 से अधिक मिलती है तो सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक रूप से नहीं, मतलब कि यहाँ प्रायोगिक यहाँ पर अक्रिया कोट जिक्र नहीं करेगा क्योंकि ये सैद्धांतिक बोलते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से किसी अक्रिया की कोट 3 से अधिक मिलती है तो प्रायोगिक रूप से, अब क्या बोला, प्रायोगिक रूप से या तो वह अक्रिया संभव ही नहीं है या फिर एक से अधिक पद में हो रही है। ओके, क्या कि सैद्धांतिक रूप से किसी अक्रिया की असंख्यकता 3 से अधिक मिलती है। ओके, सैद्धांतिक रूप से 3 से अधिक असंख्यकता मिल गई, लेकिन वो किस कंडीशन में मिलेगी कि या तो प्रायोगिक रूप से या तो वह अक्रिया संभव ही नहीं है, यानी कि तो प्रायोगिक रूप से या तो अक्रिया वह संभव ही नहीं है या फिर एक से अधिक पद में पूर्ण होगी, तभी असंख्यकता 3 से अधिक आएगी। यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन दिए गए हैं जिसमें असंख्यकता या कोट की मान 3 से ज्यादा हुआ है। इसमें मेन रिएक्शन यही है, इसको याद रखना कि पूछ सकता है उस अक्रिया का नाम बताओ, उस रिएक्शन को दिखाओ कि इसकी असंख्यकता 4 हो और कोट भी 4 हो, मतलब 3 से अधिक असंख्यकता या फिर 3 से अधिक कोट वाले रिएक्शन को प्रदर्शित कीजिए। तो यह लिख देंगे 4 KClO3 एरो KClO3 प्लस KCl4। इसकी कोट 4 है और असंख्यकता भी 4 है। वैसे 3 से ज्यादा आदत नहीं, लेकिन इस रिएक्शन में इसकी असंख्यकता और कोट दोनों 4 है, ये बात ध्यान रखना। उसी प्रकार हम चलते हैं छद्म एकाणु अपक्रिया। अब छद्म एकाणु अपक्रिया क्या होते हैं, ये सब आपको पिछली क्लास में बता दिए। छद्म अपक्रिया क्या होती है, तो छद्म एकाणु अपक्रिया वह अपक्रिया क्या है, तो क्या बोला है कि वह अपक्रिया जिसकी कोट 1 हो अथवा असंख्यकता 2 या 2 से अधिक हो। अर्थात क्या बोला है कि एक ऐसी अपक्रिया जिसकी कोट 1 हो, अर्थात m+n = 1 हो तथा असंख्यकता 2 या 2 से अधिक हो, तो ऐसे अपक्रिया को छद्म एकाणु अपक्रिया बोलते हैं। तो इस माध्यम में एक तो यह है कि एस्टर का जल अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जा रहा है। किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे, कोट यहाँ पर इसकी 1 है, यहाँ पर एक तो H2O देखो द्रव के रूप में, क्रियाकारक के रूप में उपस्थित है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, ये अम्लीय माध्यम है, तो हम यहाँ पर इसका हम गणना ही नहीं करेंगे, इसका H2O का हम मोल नहीं लेंगे। ये आप बात ध्यान रखना, ये अम्लीय माध्यम में हो रहा है और H2O क्रियाकारक के रूप में उपस्थित है, तो उस दौरान हम ये शुद्ध द्रव के रूप में आ जाएगा। तो जब शुद्ध द्रव के रूप में आ जाएगा तो उसका कोट में गणना नहीं होता, तो हम केवल इसी का लेते हैं। ओके, इसकी कोट निकल जाती है 1 और असंख्यकता तो दोनों की निकलेगी, इसमें कोई कंडीशन आती नहीं है असंख्यकता, बस वो सरल अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पर असंख्यकता 2 है, कोट की मान 1 है। उसी प्रकार एक है N2O5 का तापीय विघटन। N2O5 का हम आपको बताया भी थे कि ये क्वेश्चन दिए थे N2O5 में कि N2O5 का प्रारंभिक सांद्रता क्या दिए थे, उसमें K का मान दिए थे आपको, K का मान दिए थे, उसका मात्रक हम लिखे थे सेकंड इनवर्स लिखे थे। तो उसकी सहायता, सेकंड इनवर्स की सहायता से हमने वो क्वेश्चन समझा था कि ये प्रथम कोट की रिएक्शन है, तो उसके अनुसार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो उसका देखो वहां पर सेकंड इनवर्स क्या आया, क्यों आया था, क्योंकि वो प्रथम कोट की रिएक्शन होती है। N2O5 का तापीय विघटन जो है ना, यहाँ पर देख तो आपको रहा होगा कि ये 2 है ना, कि इसकी कोट 2 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। N2O5 के तापीय विघटन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कोट 1 होती है और संख्यकता 2 हो जाएगी, लेकिन कोट 2 नहीं होगी और संख्यकता यहाँ पर 2 हो जाएगी, लेकिन
O2 होगी कब, जब N2O5 का तापीय विघटन होगा, ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, जब N2O5 देखिए वहां पे से पलट के तो आपको समझ में आएगा। तो असंख्यकता है बस इतना ही है। तो इतना समझ में आ गया ना कि असंख्यकता क्या होती है, किस कंडीशन में लिखी जाती है। तो इन सबको अच्छे से डिवीजन कर लीजिएगा। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि छद्म अक्रियता संबंधी सिद्धांत, जैसे संगत सिद्धांत या फिर टक्कर सिद्धांत। तो इसमें जो आएंगे उसमें सबसे आगे क्रियाएं जो ऊर्जा अवरोध के बारे में बताया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सब चीजें हम अब आगे क्लास में पढ़ेंगे। देखो 3-4 लेक्चर जो है कुछ थ्योरेटिकल टाइप है, उसके पश्चात हम क्वेश्चन करते हैं। अब ज्यादा इस लेसन बचा कुछ है नहीं, तो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ओके, यहाँ पे अच्छे से नोटबुक तैयार करो और इसकी तैयारी करते रहो, क्योंकि आप 12th में हैं, आपका बोर्ड एग्जाम होना है। तो पढ़ने में थोड़ा सा भी ढिलाई मत कर, तो अच्छे से पढ़ो। ओके।